एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक चीज़ ये कि थोड़ा सा बाहर से साउंड आ सकती है, आज संडे है तो बाहर कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो बियर विद मी एंड स्टार्ट करते हैं। हम 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट में जो आर्टिकल है वो ओपेक प्लस कंट्रीज़ की मीटिंग होनी थी अभी, तो उसी से रिलेटेड है कि उस ओपेक प्लस जो मीटिंग है उसमें यूएई ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया है एंड ओपेक को भी देखेंगे हम ओपेक क्या है। जो सेकंड आर्टिकल है उसमें है कैन रिड्यूसिंग सेस इज हाई फ्यूल प्राइसेस। तो जो इकरा है रेटिंग एजेंसी, वो कई दिनों से बोल रहे हैं कि 4.5 रुपये तक का कट किया जाए सेस में। तो क्या जो सेस का कट होगा उससे फ्यूल प्राइसेस भी जो हाई हैं उसमें भी कुछ राहत मिलेगी लोगों को। एंड हम इसमें जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की 6 हैं जो, उनको भी देखेंगे। तो इन न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। जो ओपेक प्लस है ओपेक प्लस 6 कंसेंसस ऑन ऑयल आउटपुट। तो ओपेक प्लस है जो मीटिंग हुई है, तो इन लोगों का यही था कि जो ऑयल आउटपुट है अभी इतना ज़्यादा ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सप्लाई कम है मार्केट में और डिमांड अभी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो ये अगर सप्लाई लिमिटेड रहेगी तो इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि डिमांड तो बढ़ रही है ऑयल के लिए। और जो कोविड-19 है उसकी आफ्टर मतलब अभी रिकवरी स्टार्ट हुई है ग्लोबल मार्केट में, तो इसलिए डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर ये लोग सप्लाई नहीं करेंगे, लिमिटेड सप्लाई होगी, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन के चांसेस हैं। और ऐसा हुआ, ग्लोबल इन्फ्लेशन हुआ तो वही है जो इकोनॉमिक सर्कल स्टार्ट हुआ है वो फिर से स्लो डाउन हो जाएगा, है ना, जो राइजेस प्राइसेस इसकी वजह से। दूसरा, इसमें रसिया ये चाहता है कि जो मार्केट में जो ऑयल है वो रिलीज़ किया जाए, मतलब प्रोडक्शन सप्लाई की जाए मार्केट में। रसिया का रीज़न ये है कि जो राइजेस अगर प्राइस में राइज होगा तो दूसरी साइड जो यूएसए है जो सेल आउटपुट करता है, अपने सेल गैस प्रोडक्शन करता है, तो उसको उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, है ना, उसकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी, वो अपना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और सेल करेगा, तो रसिया को इससे लॉस होगा। तो रसिया यही चाहता है कि ऑयल का जो सप्लाई है वो हम ज़्यादा रिलीज़ करें, उसको कट किया करें। एंड वो सेल का प्रोडक्शन, तो रसिया सेल का प्रोडक्शन भी कर रहा है। और ये जो डील है अभी यूएई को इससे ऑब्जेक्शन है। एंड मतलब यही सारा चीज़ें थी इस मतलब अभी कोई कंसेशन बना नहीं है उनका डील पे, लिमिटेड सप्लाई पे ही है अभी, है ना। तो इन लोगों का था कि 2020 के एंड तक हम इसको ईज कर दें और पहले वाले लेवल पे ही ले आएँ। तो देखते हैं क्या होता है। हम ओपेक देख लेते हैं, है ना। पहले हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था ओपेक और ओपेक प्लस को, तो उसी को हम थोड़ा सर्च करते हैं, अभी कहाँ है। ओके, ये रहा, यस। तो ओपेक क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, उन्हीं का एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। ये 1960 में बना था, 1960 में बना था बगदाद में। जब बना था उस टाइम 5 ही कंट्रियाँ इसकी मेंबर थी, 5 कंट्रियों ने मिलकर बनाया था। कौन कौन सी थी? ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत एंड वेनेजुएला। तो 4 जो कंट्री थी, ये तो थी ये सेंट्रल मिडल ईस्ट की, एंड वेनेजुएला साउथ अमेरिका से थी। तो ये याद रखना, 5 थी स्टार्टिंग में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना। और एक बात ये कि इसका हेडक्वार्टर मतलब बाहर है इसकी मेंबर कंट्रीज से। ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रिया, है ना, मतलब बाहर है इसका, तो ये भी याद रखना है। दूसरा, इसमें अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? अभी इसमें 13 मेंबर्स हैं, है ना। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत, वेनेजुएला, 5 तो वो पहले वाले और 8 हो रहे हैं, है ना। यूएई है, लिबिया है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, गबोन है, अंगोला है, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनिया। तो ये मतलब, और बाकी कंट्रीज साउथ अमेरिका ना, साउथ नो नो सॉरी सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं कुछ, है ना। और जो वंस मेंबर्स थे बट अभी मेंबर्स नहीं है, है ना। तो 3 कंट्रियाँ थी हैं जो पहले इसकी मेंबर थी बट अभी नहीं है, वो कतर है, इंडोनेशिया है, इक्वेडर है। तो क्वेश्चन बाई चांस ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कोई 3 में से दे देगा कि अभी है कि नहीं है। तो ये तो अभी है नहीं, तो याद रखना कतर अब नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, इक्वेडर भी नहीं है। और ओपेक में 13 मेंबर्स हैं, 1960 में बना था। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस बना था रशिया के इनिशिएटिव्स की वजह से 2017 में, क्योंकि ये लोग अपनी सप्लाई डिमांड को बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहे थे, ओपेक कंट्रीज हैंडल कर रहे थे। तो मतलब रशिया को अपना एक्सपोर्ट करना था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर ओपेक में कोई मेंबर है और फिर ये अपना लिमिटेड सप्लाई करते हैं, इन लोगों को इतना वो हर्ट नहीं होता, लेकिन रशिया को अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना था। तो इन लोगों ने स्टेप लिया कि भाई ऐसे ओपेक प्लस बनाया कि सप्लाई का थोड़ा सा करेक्ट किया जाए। एंड इसमें अजरबैजान है, बहरीन है, बुरुनी है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, सूडान, है ना। ये ओपेक प्लस में है, ये ओपेक और उसके में प्लस मतलब एक्स्ट्रा जो कंट्रीज़ हैं वो। अभी ये मीटिंग होनी थी, हमने देख लिया है। एंड मैप के लिए देखें तो ये ओपेक कंट्रीज़ का मैप है।
साउथ अमेरिका में सिर्फ एक ही है, वेनेजुएला, है ना। और ये फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं हम देख रहे हैं, और दूसरा मिडल ईस्ट से हैं। तो अभी हम अपने उस पे आते हैं जो सेकंड न्यूज़ थी। ये हो गया, ओपेक भी हो गया, एंड वेयर वी आर, टुडे इज 4th। यस, यस। अब हमारी सेकंड न्यूज़ है, देखते हैं कि क्या हम सेस को रिड्यूस करेंगे तो फ्यूल प्राइसेस पे कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो थोड़े कम होंगे कि नहीं। तो यही कि इकरा जो है रेटिंग एजेंसी, उसने प्रपोज किया है 4.5 रुपये का कट। काफ़ी दिनों से प्रपोज करी है कि 4.5 रुपये तक गवर्नमेंट को जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें कट कर देना चाहिए, उनके सेस में कट कर देना चाहिए, सो दैट कि जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो कम हो जाए। इससे जो इन्फ्लेशन है जो अभी बढ़ा हुआ है, हमने देखा था थोड़े दिन पहले, जो सीपीआई का इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो होता है, वो 6.3 था आरबीआई का। और आरबीआई की जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो कितनी है, 2 से 6 तक वेरी करेगा, है ना, एवरेज 4 लेके। बट वो 6.3 था मई में, तो इन्फ्लेशन मतलब टारगेट से तो बाहर हो गया है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इतना कट करेंगे तो जो इन्फ्लेशन है वो भी मतलब विद इन लिमिट्स हो जाएगा। एंड दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि देखो अभी मतलब जैसे कोविड ऑफ हुआ है, मतलब थोड़ा कम हुआ है, तो इस वजह से दोबारा से जो मार्केट में डिमांड और ये सब सर्कल स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से जो व्हीकल्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी और लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा ऑयल का, एंड जो एग्रीगेट रेवेन्यू है, मतलब इस वजह से पॉजिटिव सर्कल होगा ना। तो आपका जो टैक्स में आप पैसे मतलब सेस लगा के जो रेज कर रहे हो, वो दूसरी तरीके से भी आपके रेज हो जाएंगे, जैसे आपको दूसरा टैक्स वगैरह का रेवेन्यू मिल जाएगा, है ना। जब एक्टिविटी आपकी इकोनॉमी अच्छी से चलेगी तो ऑब्वियसली वहाँ से जो फंड आएगा वो इस सेस को काउंटर कर देगा, है ना, उसको इक्वलाइज कर देगा। दूसरा ये कि जो एग्रीगेट रेवेन्यू है इस साल का, वो 40,000 करोड़ रुपए, मतलब ये 4.5 रुपये जो लगा रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इस साल 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होगा जनरेट इस सेस की वजह से। तो कह रहे हैं कि अगर हम ये 40 मतलब लास्ट ईयर की बजाय, तो इतना ही लास्ट ईयर की अगर इक्वल आप पैसा रख लेते हो और ये 40,000 रुपये इस साल में ज़्यादा इकट्ठे होंगे, उसको हम कट कर देते हैं, मतलब वो 4.5 रुपये के बराबर होता है अगर कट करेंगे तो इस साल का। तो 4.5 रुपये आप उसको जाने दो, 40,000 करोड़ को पिछली साल के बराबर ही आप मतलब फंड रख लो अपना, है ना। दूसरा फिर गवर्नमेंट का ये है कि जो ये पहले एक बार ओएमसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको 2005 में ऑयल बॉन्ड्स रिलीज किए थे, है ना। तो वो जो सर्विस उनको डेट पे करना है, 2000 से 5 से 2010 के लिए थे ये बॉन्ड्स, बट उनकी पेमेंट नहीं हुई है ना। नहीं तो उनकी प्रिंसिपल की हुई है, ना ही उनके इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है। तो जस्ट 2015 में बस प्रिंसिपल की 3,500 करोड़ की पेमेंट की थी। तो 2015 से अभी तक उसकी कोई पेमेंट नहीं हुई है। 1.30 लाख करोड़ इकट्ठे हो गए वो पैसे। तो गवर्नमेंट को है कि हमें पैसा वो पे करना है। तो वो 10,000 करोड़ रुपए होता है, मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट इस हर साल, मतलब ऐसे देखें तो जैसे पिछले साल का 10,000 करोड़, इस साल 10,000 करोड़, है ना। और प्रिंसिपल को भी अब 10,000 करोड़ मतलब पे करना है गवर्नमेंट को जैसे। तो ये बोलते हैं कि वो 20,000 मतलब ऐसे कुछ होगा, है ना, पे करेंगे। और बजट में भी 10,000 का मतलब ये था कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 10,000 रुपये अलोकेट किए होंगे। तो इनका ये है कि भाई तुम अगर आप ये भी अगर साइड में रख दो तो 2 रुपये का कट तो कर सकते हो, मतलब, है ना, अगर इस वाली चीज़ को रखेंगे तो मतलब ऐसे इनका आर्ग्यूमेंट है। दूसरा ये कि चलो इनका तो हो गया। दूसरा ये कि आरबीआई का जो हम ऐसा करेंगे तो आर जो फील्ड प्राइसेस कट होंगे तो आरबीआई का क्या मतलब रिएक्शन होगा, मतलब क्या मतलब आरबीआई को हेल्प मिलेगी जो वो अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड इन्फ्लेशन को, है ना। तो यस कि जो लोअर फ्यूल प्राइसेस होंगे, अगर हमने फ्यूल प्राइसेस कम किया है तो जो बैलेंस कर रहा है आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लेशन के साथ, तो उनके लिए ईजी होगा अभी, क्योंकि पता है इन्फ्लेशन 6.3 चला गया है और आरबीआई को तो उसको कंटेन करके 2 से 6 की रेंज में रखना है ना। तो ये सपोर्ट करेगा ग्रोथ, और क्योंकि अभी प्रेजेंटली क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट जो आरबीआई है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं कर रहा है, जबकि 6.3 पहुंच भी गया है। फिर भी अभी आरबीआई सोच रहा है कि ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी हमारी काइंड ऑफ स्लो डाउन में है। तो अभी ग्रोथ को सपोर्ट करना ज़्यादा सही है, बट इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करना है आरबीआई को। तो कितने दिन तक ऐसे वेट करेगा ये, है ना। तो मतलब यही है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा स्टेप लेती है तो आरबीआई को भी मतलब इजीनेस होगी इन्फ्लेशन के लिए, है ना। तो इंटरेस्ट रेट अभी आरबीआई ने लो ही रखे हुए हैं ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। बट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें उस टाइम पे बोला था कि जो सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दोनों को एक्साइज ड्यूटी है, सेस है, टैक्सीज है, उनमें थोड़ा कम करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए, है ना। इसमें वैट भी लगता है, स्टेट्स लगाते हैं, वैट लगाते हैं, है ना, क्योंकि अभी जीएसटी से बाहर है पेट्रोलियम ये सब, तो वेट लगाते हैं स्टेट्स। तो उसको मतलब आरबीआई ने बोला था कि इसको आप एडजस्ट करें सो दैट कि जो इनपुट कॉस्ट है वो ना बढ़े,
क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, देखो पेट्रोल और ये डीजल तो हर कहीं यूज होता है, व्हीकल्स में रेगुलर है जो भी है ना, तो मतलब वो रेट, मतलब वो सब बढ़ रहा है उस पे, क्योंकि इसका जो काफ़ी मतलब वेटेज होता है ना, सीपीआई में भी इसका वेटेज है, तो क्रूड ऑयल का, लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह ये सब बढ़ती है, तो इनपुट इनपुट कॉस्ट जो होती है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट्स की वो भी बढ़ती है, तो वो प्रेशर क्रिएट होगा और ग्रोथ के लिए वो ठीक नहीं होगा, तो आप इसको एडजस्ट करें थोड़ा सा ऐसे। ये थी पूरी न्यूज़। एंड इकरा, मतलब जो इकरा तो रेटिंग एजेंसी है ही, और दूसरी और रेटिंग एजेंसी हम देख लेते हैं, टोटल में 6 हैं इंडिया में जो सेबी के अंदर हैं, है ना। तो क्राइसिल है, आईसीआर इकरा है, केयर है, समीरा है, फिच इंडिया है, एंड ब्रिकवुड रेटिंग्स हैं। तो बाई चांस कहीं से आ जाएगी कौन कौन सी ये क्या है, तो रेटिंग एजेंसीज हैं, और कौन कौन सी रेटिंग एजेंसीज हैं इनमें से, तो भी हमें इतना होना चाहिए। हम बार बार रिवाइज ऐसे आते रहेंगे न्यूज़ और हम करते रहेंगे तो हमें याद रहता रहेगा। ओके, तो ये न्यूज़ थी हमारी टोटल। ओके, एंड एमपीसी जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये 2014 में उर्जित पटेल उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, उस टाइम पे फिर ये बनी थी। इसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, है ना। तो चेयरमैन के साथ टोटल 6 लोग होते हैं, और चेयरमैन होता है आरबीआई का गवर्नर इसका, और 3 लोग तो आरबीआई से सेलेक्ट होते हैं और 3 गवर्नमेंट प्रपोज करती है, और 3 में मतलब एक तो गवर्नर हो गए और दूसरे 2 लोग और, है ना। तो ये एमपीसी है पूरी, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई ही देखता है। जो मतलब रेट होती है ना, जो पॉलिसी रेट्स होती हैं हमारी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उससे हम अपना एडजस्ट करते हैं पूरा। तो मतलब ये आरबीआई की है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने भी रिकमेंड किया था, हमने ये भी देख लिया है। एंड अभी देख लेते हैं अपनी रिपोर्ट्स कौन सी हैं, तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स देखेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ओके, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ। ये थोड़ा याद रखना है कि ये किसी और रिपोर्ट के साथ मैच कर सकती है, आगे हम करेंगे तब। तो डब्ल्यूएचओ की है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ। 4 रिपोर्ट्स हैं इसकी। एंड थैंक यू सो मच।